नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग पेडागोजी का सेट 6 करेंगे, ठीक है, जो कि 7 जनवरी 2022 को पूछा गया है। तो इससे पहले हम लोग 5 सेट कर चुके हैं पेडागोजी का। अगर आप लोग ने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला नंबर में कह रहा है, कथन दिया हुआ है। कथन में कह रहा है एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है, और इसका कारण क्या बताया जा रहा है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चा का विकास 11 महीने में ही हो जाता है और दूसरा बच्चा का विकास 15 महीने में होता है, ठीक है। तो सभी व्यक्ति में विकास का दर क्या होता है, अलग अलग होता है। एक ही समय में सबका विकास समान नहीं होता, अलग अलग विभिन्न दर में होता है। तो यहाँ पे इसका अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही बताया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है अनुवांशिक बनावट, ऑप्शन बी है भौतिक बनावट, ऑप्शन सी है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकास किस पर निर्भर करता है, अनुवांशिक बनावट पर निर्भर करता ही है, भौतिक वातावरण पर भी निर्भर करता है और सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी निर्भर करता है। यानी कि हमारा तीनों सही हो जाएगा और ऑप्शन हमारा डी में है 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बालक का विकास को प्रजाति, धर्म, रोग आदि भी प्रभावित करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 3 नंबर पे। 3 नंबर में क्या कह रहा है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है, ठीक है। तो ये जीन पियाजे से संबंधित है। प्रतीकात्मक खेल कब बढ़ता है, बच्चे के मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में पहले प्रतीक आती है, ठीक है। तो कब आती है प्रतीक, तो उसके लिए ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। तो सबसे पहले बच्चों के मस्तिष्क दिमाग में छाप बनना शुरू हो जाता है, वो होता है शैशवावस्था में, ठीक है। अगर छाप के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा शैशवावस्था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रतीक, तो प्रतीक बनना जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, 2 से 6 वर्ष तक का इस अवस्था को माना जाता है। इसमें अधिकांश बच्चा क्या होता है, बहुत जिद्दी होता है, किसी चीज़ का विरोधात्मक विरोध करता है, ठीक है, आज्ञा ना मानने वाला होता है। अगर उसको कुछ कहते हैं तो वो नहीं मानता है, ठीक है। बालक खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, खिलौने से खेलना, ठीक है। बालक में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है, हर सवाल में कोई भी चीज़ पूछना रहेगा, सब चीज़ को क्यों करके पूछेगा, खाना क्यों खाते हैं, वहाँ क्यों जाते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इस टाइप से बच्चा क्या करता है, पूछता है। और इस समय में बच्चा में भी क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा होता है। भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था क्या होती है, सबसे पहले बच्चा परिवार में समाजीकरण उसका होता है, परिवार के बाद उसका समुदाय में होता है, समुदाय के बाद उसका समाज में होता है, उसके बाद विद्यालय में होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक हो जाएगा परिवार और बाकी सब जो है ये द्वितीयक में आता है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बच्चों के समाजीकरण की संस्था कौन सी है, प्राथमिक। तो प्राथमिक में किताब और पत्रिका ये होगा नहीं, बच्चा सबसे पहले किताब पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं करता है। धार्मिक स्थल भी नहीं होगा, मीडिया भी नहीं होगी, बच्चा को, छोटा बच्चा को क्या समझ में आएगा। तो सबसे पहले उसको कहाँ पे उसका समाजीकरण होता है, परिवार से। बच्चा परिवार से ही हर चीज़ को अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 5 नंबर में क्या कह रहा है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है, यानी कि वह तर्क नहीं कर पाती है, ठीक है, तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो ये पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, यानी कि एक बर्तन है, ठीक है, एक यहाँ पे चौड़ा बर्तन लिया जाता है, ठीक है, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, इस पानी को इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो ये इतना सा ही आता है। तो पानी की मात्रा समान है लेकिन बच्चा इस चीज़ को क्या
तर्क करने में विफल हो जाती है। तो बच्चा ये प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी कि इसका रिवर्स सोच नहीं रखती है कि इसको अगर यहाँ पे रखा है जितना पानी है उसको फिर वापस रखेंगे तो उतना ही पानी होगा, इस चीज़ को नहीं दर्शा पाती है, ठीक है, समझ पाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। बाकी लक्ष्य निर्देशित प्रतीक का इस्तेमाल और नकल ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि वाइगोत्स्की किससे संबंधित है, तो वह समाज से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा समाज, संस्कृति और भाषा हो सकता है। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है इनाम, बी में है सांस्कृतिक उपकरण, सी में है स्कीमा और डी में है संज्ञानात्मक द्वंद्व। संज्ञानात्मक द्वंद्व यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, स्कीमा का भी यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। वाइगोत्स्की है तो ये समाज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ए भी यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार ही पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे हम अब तुरंत डिस्कशन किए हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें पहला क्या होता है, समाज होता है, संस्कृति होता है, और तीसरा क्या होता है, भाषा होता है। तो ये यहाँ पे भाषा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। संगठन नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, और परिपक्वता भी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। परिपक्वता के बारे में जीन पियाजे कहता है कि जैसे जैसे बच्चों में परिपक्वता आएगी वह दुनिया के बारे में सीखता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ये जो कि ये 7 जनवरी 2022 का ऑनलाइन सीबीटी मोड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी का 30 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, समूहों में चर्चा करना, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है, ठीक है। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षण छात्र किस संबंध की कक्षा कक्ष की विशेषता है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, बी में है पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, सी में है व्यवहारवादी और डी में है शिक्षक केंद्रित, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समूहों में चर्चा करना, यानी समूह में चर्चा करता है और सकारात्मक करता है। शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष को दर्शाता है, यानी शिक्षक और छात्र दोनों का इसमें विशेषता है, भूमिका है। तो केवल शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद व्यवहारवादी कक्षा कक्ष भी यहाँ नहीं होगा, और पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। प्रगतिशील कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही क्या होता है, शिक्षक और छात्रों का सकारात्मक संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है। दोनों सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, ज़्यादा दिमाग हम लोग को इस चीज़ में लगाना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, बाकी जो ऑप्शन बचेगा फिर उसमें से हम लोग छांटने का कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, यानी कि छोटा बच्चा का कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होता है, अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं। बी में कह रहा है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, सी में कोरी प्लेट के रूप में देखे जाते हैं, कोरी पट्टी के रूप में, और डी में है निष्क्रिय रूप से अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, निष्क्रिय जहाँ पे भी आएगा ये निगेटिव वर्ड होता है, बच्चा निष्क्रिय नहीं होता या शिक्षक निष्क्रिय नहीं होता है। कक्षा कक्ष में दोनों का सक्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो निष्क्रिय वाला नहीं होगा। बच्चा कोरी से पट्टी भी नहीं होता, क्योंकि बच्चा अपने परिवार से, समाज से बहुत सारा ज्ञान को, अनुभव को लेकर विद्यालय आता है, तो ये भी नहीं होगा। और हमारा बी में क्या है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, तो बी हमारा बिल्कुल सही है। और अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, नहीं, बच्चा करके स्वयं सीखने में बहुत ज़्यादा भूमिका रखते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर में, 10 नंबर में क्या कह रहा है, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो आप लोगों को कोहल वर्ग के बारे में हम बता चुके हैं, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अच्छा लड़का लड़की बनने का अभिविन्यास ये नहीं होगा, क्योंकि दूसरे से प्रशंसा प्राप्त करना होता है उसमें, ठीक है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ये भी नहीं होगा। ये किस लिए नहीं होगा, क्योंकि समाज के जो नियम दिए जाते हैं उसके अनुरूप चलना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने, यानी कि बच्चा खुद अपने अनुसार नैतिकता का
फैसला लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। सामाजिक व्यवस्था में भी रूल आता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, स्वयं से चुनता है क्या सही है क्या गलत है। तो वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, ठीक है। कोहलबर्ग द्वारा 3 प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तीनों को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे लास्ट वाला होता है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, ठीक है। तो हमारा 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं की भावनाओं को, व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उन्हें कौन सी बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें यह मुख्यतः 8 टाइप का बुद्धि को बताया है, ठीक है। कहीं कहीं 9 टाइप भी दिया हुआ रहता है, तो वहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये जिसमें प्रकृतिवादी, जो प्रकृति से सबसे ज़्यादा लगाव रखता है। अंतर व्यक्ति बुद्धि, जो दूसरों के बातों को समझ जाए, दूसरों के व्यवहारों को समझ सके, ठीक है। दूसरों की क्षमताओं को समझ सके, ये सब होता है अंतर्वैदिक। अंतर्वैदिक वो खुद की क्षमताओं के से वो ज्ञात होता है, ठीक है। और स्थानिक बुद्धि होता है। तो यहाँ पे अंतर्वैदिक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्वैदिक व्यक्तिक बुद्धि मतलब होता है दूसरों को समझने वाला बुद्धि, ठीक है। तो ये जिसमें होता है तो वो दूसरों को आराम से समझ सकता है, वो किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की भावना को व्यक्त करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए में है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उस पर जुर्माना लगाना चाहिए। सी में क्या कह रहा है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, ठीक है, और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और डी में क्या कह रहा है, उनके माता पिता को घर पर ही स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग को सही बात जो है वही हमारा आंसर होगा। तो कभी भी बच्चों के माता पिता को इस बात का तो पता नहीं है कि स्कूल में कौन सा भाषा को प्रयोग करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा, स्कूल के कारण घर पर ही वो भाषा बोलेगा, नहीं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा से बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चों को मातृभाषा में ही बोलने का या क्षेत्रीय भाषा में ही बोलने का सर्वोत्तम उपचार है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बोलने के लिए कहा जाता है मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए। तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा और ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और बी में क्या करा है, स्कूल की भाषा में बोलने पर उस पर जुर्माना लगाना है, ये भी नेगेटिव है। जुर्माना कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है। दंड, जुर्माना या ये सब चीज़ बात आएगा, ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो ये हमारा तीनों खत्म हो गया। बचा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या कहता है, मातृभाषा में बोलने की अनुमति देना, बिल्कुल देना है। और उसको क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा जो भी है उसमें उसको अनुमति देना है, क्योंकि वह अभिव्यक्तिपूर्ण महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि वह अपने मातृभाषा में वह आराम से अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लड़कों को उपहार से खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया चित्रकारी के साधन दिए जाते हैं। यह किस चीज़ को दर्शाता है, जेंडर स्थिरता को नहीं दर्शाता, ऑप्शन ए नहीं होगा। जेंडर समानता को भी नहीं दर्शा रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। जेंडर सशक्तिकरण को भी नहीं दर्शा रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो हमारा बचा क्या, जेंडर पक्षपात, यानी कि लड़कों को कार या ब्लॉक के माध्यम से दर्शा रहा है और लड़की को गुड़िया चित्रकारी के माध्यम से दर्शा रहा है, मतलब जेंडर वाइज उसको करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एक शिक्षिका का बच्चों के अपने आप से बात करने यानी कि व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए। अगर कोई शिक्षिका है, ठीक है, वो बच्चों से अपने आप से बात कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, हतोत्साहित, ये तो निगेटिव वर्ड होता है, ये नहीं करना है। हतोत्साहित यहाँ भी है, ये भी निगेटिव वर्ड होता है, ये भी कट जाएगा। उसको क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह स्वनियमन का सुसाधित करेगा। और डी में क्या करा, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वह इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म होगी। शिक्षक की कोई जिम्मेदारी इसमें खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन ए भी गलत है, तो बचा हमारा ऑप्शन सी। इसमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन को सुसाधित करता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा अपने आप को निर्देश देता है या अपने आप से बात करता है तो वह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अगर वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमको भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। बी में कह रहा है विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। सी में कह रहा है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और डी में कह रहा है वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उन्हें उच्च श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है, विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं जिससे उच्च श्रेणी के चिंतन और कौशल का बढ़ावा मिलता है। सी में भी कह रहा है विद्यार्थी को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ताकि बच्चों का और भी विकास हो सके, समालोचनात्मक चिंतन उसका बढ़ सके। उसके बाद क्या करें, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है, बिल्कुल मिलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ए में क्या कर रहा है, विद्यार्थी से प्रश्न के उत्तर पूछने पर प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना, ये नहीं होता, उसका मुख्य उद्देश्य उसका परीक्षण करना नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत है और यही हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? समावेशी शिक्षा, ठीक है, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराना है। प्रतिस्पर्धा निगेटिव वर्ड होता है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। लचीला पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल, लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही बात है और बी होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, और डी में है शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होता, ये भी नेगेटिव होता है। तो बी और सी में हमको जो सबसे ज़्यादा सटीक लगेगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लचीला पाठ्यक्रम और स्कूल कैलेंडर के अनुसार भी नहीं चलना है, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार चलना है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथों से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? गुणज वैकल्प, ये तो मैथ से संबंधित होता है, ये नहीं होगा। भाषा वैकल्प भी नहीं होगा, भाषा में जब किसी प्रकार का दिक्कत होता है। पठन वैकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि जो पढ़ने से दिक्कत होता है, यहाँ पे हमारा तब क्या हो जाएगा, गति समन्वय वैकल्प, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए उन्हें दृष्टि बाधिता है, ठीक है, दृष्टि से बाधित है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आसपास की प्रतिरूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़े, इन विद्यार्थियों के हस्तलिखित नोट्स दे, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, उन्हें स्कूल से एक अलग संकाय में दाखिला दे। तो यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, आसपास के प्रतिरूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़े, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। जो भी चित्र है उसको क्या करना है, मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ना है। विद्यार्थी को हस्तलिखित नोट्स दे, विद्यार्थी दृष्टि बाधित है तो वो हस्तलिखित नोट्स को देख ही नहीं पाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, जब विद्यार्थी को दिखाई ही नहीं देगा तो वो ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है, तो वहाँ सी भी नहीं होगा। उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला देना है, स्कूल के अलग संकाय में दाखिला नहीं देना है, क्योंकि यहाँ समावेशन का बात कर रहा है। तो हमारा जो बचा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आसपास के चित्र रूपी सामग्री को क्या करना है, मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ना है, ठीक है। 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है, जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए, यानी कि उसको किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है उनके दैनिक जीवन पर परिवेश से उदाहरण शामिल करना है। बी में है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना है। सी में है पाठ्यक्रम में उसकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों को शामिल करना है। डी में है उनके संपत्तियों को पढ़ाना और उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। तो किससे बचना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब ऑप्शन को देखते हैं। उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, बिल्कुल करना है, बच्चा उसी चीज़ को ज़्यादा समझता है, क्योंकि वह जिस चीज़ से अवगत है उस चीज़ को उसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व देना है, बिल्कुल देना है, ठीक है।
पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना है, ये भी करना है, ठीक है। और उनके संप्रतीय को पढ़ाना है जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक नहीं, प्रासंगिक होता तब ये सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा और हमसे गलत ही नेगेटिव ही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, ठीक है। यानी कि कुछ इसका उपचार भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, यानी कि बहुत कम ध्यान लगा पाता है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, कौन सा उपकरण का उपयोग करना है, लंबी अवधि की फिल्म दिखाना, ठीक है। बी में कह रहा है स्वलीनता, जो खुद में व्यस्त रहता है, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या। सी में है पठन वैकल्प, यानी जिसको पढ़ने से दिक्कत है, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। और डी में है वाक बाधिता, यानी कि वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप से स्वीकार करें। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो स्वालीनता है, जो खुद में व्यस्त है, उसे क्या करना है, जितना हो सके उसे एक समय सारणी या दिनचर्या दिया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है, कथन दिया हुआ है शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और उसका कारण क्या दिया जा रहा है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, सिर्फ केवल अभिकथन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, यानी कि कथन सही है और कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है, तो यहाँ ऑप्शन सी में ही है, ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 नंबर में क्या कर रहा है, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं, यानी कि उसका बेस क्या होता है नया ज्ञान को सीखने के लिए, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। बी में है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है। सी में है जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित अज्ञात है। डी में है उनके वातावरण संज्ञानात्मक स्तर से परे है। तो यहाँ पे हमको आधार पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा, उसके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से परे हो, परे नहीं, जिस चीज़ से वो अवगत है उसको क्या बनाता है, आधार बनाता है। जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, ये नहीं, जो जिस चीज़ से वो परिचित है, जिस चीज़ से ज्ञात है, उसको वो आधार मानता है। जो अस्पष्ट और अप्रासंगिक, ये नहीं, जो स्पष्ट और प्रासंगिक होता है उसको आधार मानता है। और यहाँ पे बचा हमारा क्या, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बच्चा जिस चीज़ को पहले से समझता है, जानता है, जिस चीज़ से वह अवगत है, उसी चीज़ को आधार मानकर उसको नया ज्ञान का क्या करना है, उसको जोड़ना है, सिखाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमको नेगेटिव पूछ रहा है, संक्षेपण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। सी में है विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत कुछ समझ लेकर आते हैं। डी में है जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है, सुदृढ़ होता है, वह सहयोगात्मक करता है। विद्यार्थी अपने स्कूल से संस्कृति की समझ लेकर आते हैं, ये भी सही बात है। सीखने के लिए सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है, सभी कार्य उसके दिमाग में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है। और अंतःक्रिया के माध्यम से वो सीखता है, तो ऑप्शन ए भी सही है। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन बी, और हमको नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 का भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेवार है। असंदर्भित पाठ्यक्रम, ये तो जिम्मेवार होगा ही। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके। सी में है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ। डी में है व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो ये तो सही बात है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान भी करना है, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि भी रखना है, और किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके का भी उपयोग करना है। ये विद्यार्थी के सफलता में सहायक होता है, लेकिन असंदर्भित पाठ्यक्रम सफलता में सहायक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था, ठीक है, असफलता के लिए पूछ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी डैश की भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय होना उसका सबसे बड़ा
आवश्यकता होता है, ठीक है। शिक्षक का भी और विद्यार्थी का भी। विनम्र ये नहीं होगा, आंशिक भी नहीं होगा, निष्क्रिय भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल रटने पर निर्भर करते हैं, विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। ये नहीं होगा, देरी से नहीं दर्शाता है संज्ञानात्मक विकास को। रटने पर भी निर्भर नहीं होता है, समस्या और समाधान को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे नहीं करता है, ये तो गलत है। बचा हमारा चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। त्रुटि के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि त्रुटि क्या होता है, अधिगम का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि का कोई भूमिका नहीं है, भूमिका रहता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थी को त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर समाप्त करना चाहिए, गलत। इनाम और सजा का जहाँ भी चर्चा आएगा तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। सी में कह रहा है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जाए, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। जो भी चीज़ का वो त्रुटि करेगा उस चीज़ पे उसका विश्लेषण करना है, चर्चा करना और उसका वास्तविक अर्थ बताकर उसे अधिगम में शामिल करना है। और ऑप्शन डी में कह रहा है विद्यार्थी अपनी त्रुटि की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 27 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेट अगर जितना जल्द हो सके अपलोड करेंगे तो आपको वह सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में का कह रहा है, अधिगम और सूचना प्रकरण एवं संवेग और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है। ये तीनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बाकी ये सब ऑप्शन गलत है, कोई संबंध नहीं होता, संबंध होता है। सकारात्मक संवेग नकारात्मक प्रभावित, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस प्रकार के लक्षण का उदाहरण है। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुखता, बी में है परिहार उन्मुखता, महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुखता, परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो यहाँ पे प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्रदर्शन का भी यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। परिहार उन्मुखता, महारत भी लक्ष्य हासिल नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुखता, यानी कि वह अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, कठोर पाठ्यक्रम, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि कठोर नहीं, लचीला और सरल है। बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा, ये सही बात कह रहा है। परीक्षा की ओर के लिए सीखना नहीं, केवल परीक्षा के लिए नहीं सीखना है, बच्चों के वास्तविक जीवन से सीखना है, उसको जीवन में उपयोगी बनाना है। आकलन की योगात्मक तरीकों का अपनाना, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे भी, बहुभाषिकता। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ की शेयर कीजिए। और अगर पार्ट 7 के लिए, सेट 7 के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द 7 सेट लाने का। और हिंदी का भी वीडियोज़ धीरे धीरे हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे, जिसमें 1 सेट कर चुके हैं, ठीक है। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, रिपीट करके देखिए वीडियो को। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं और समझ में आता होगा, ठीक है। और कमेंट में बताइए अगर अच्छा लग रहा है समझने में तो, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए।